क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। सेवास्तोपोल पर किए गए हैं ड्रोन हमले। एक दिन में 3 बार यूक्रेन ने हमले किए हैं, जिसमें सेवास्तोपोल पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूस यूक्रेन विनाश के दूसरे चरण की बिसात बिछ चुकी है। अगले 24 घंटे में यूक्रेन पर बहुत बड़ा संकट बरसने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन ने एरोस्पेस और मिसाइल फोर्सेस को पूरे यूक्रेन को दहन करने की अनुमति जारी कर दी है। 29 दिसंबर से भी बड़े विनाश की पटकथा लिखी जा चुकी है, क्योंकि यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइलों से क्रीमिया पर मल्टीपल अटैक किए हैं। इससे रूस के एयरफील्ड और कमांड ऑफिस को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद हुई क्रेमलिन की आपात बैठक में पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन की तबाही का ब्लूप्रिंट तय हो चुका है। देखिए क्या है पुतिन का जल, थल और नभ प्लान। यूक्रेन ने बेलगरोद के बाद एक बार फिर रूस पर बड़े पलटवार किए हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए। क्रीमिया के 1 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। क्रीमिया पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए हैं। ड्रोन हमलों के साथ साथ स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले भी किए गए। सितंबर महीने के बाद यूक्रेन ने 4 जनवरी को क्रीमिया पर सबसे बड़ा हमला किया है। और इस हमले के बाद मॉस्को में मैराथन मीटिंग हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। बैठक में 5 स्थायी सदस्यों को ही आमंत्रित किया गया। राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो 5 सदस्य बैठक में शामिल हुए, उनमें पहले हैं रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव। दूसरे हैं रूस के प्रधानमंत्री मिशुस्तिन मिखाइल। तीसरी हैं काउंसिल ऑफ फेडरेशन के चेयरपर्सन मैत्वियेंको वैलेंटीना। चौथे हैं फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर नारिश्किन सर्गेई। और 5वें हैं ड्यूमा के स्पीकर वोलोदिमीर व्याचेस्लाव। इस बैठक में तय हो चुका है कि यूक्रेन पर सबसे विध्वंसक हमले किए जाने वाले हैं। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में यूक्रेन पर तिहरे पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। रूस की तीनों सेनाओं को यूक्रेन के हर हिस्से में मिसाइल और बम से हमले करने के आदेश दे दिए गए। पुतिन का संकेत स्पष्ट है कि अब यूक्रेन पर 29 दिसंबर से भी बड़े हमले किए जाएंगे। 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक रूस ने यूक्रेन के 7 प्रांत और 13 से ज्यादा शहरों को मिसाइल हमलों से छलनी कर दिया। पांच जनवरी की रात से महाविनाश का दूसरा चरण शुरू होने वाला है और यह यूक्रेन पर सबसे बड़ा और घातक प्रहार सिद्ध हो सकता है। रूस ने अब्खाजिया से कई बड़े युद्धपोत ब्लैक सी फ्लीट के सेवास्तोपोल नेवल बेस भेज दिए हैं। यहां से यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से यानी पोलैंड बॉर्डर से सटे क्षेत्रों पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए जाएंगे। इसके साथ ही रूसी वायुसेना के फाइटर जेट और बॉम्बर कीव के ऊपर वाले उत्तरी हिस्सों पर बमबारी करेंगे। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस की आर्टिलरी और इन्फेंट्री फोर्सेस बड़ा हमला करके यूक्रेन का क्षेत्र कब्जाने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। यानी यूक्रेन पर इस साल के सबसे बड़े और तिहरे हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है।
रूसी सेनाएं कुछ ही घंटे बाद बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती हैं। यूक्रेन पर बड़े पलटवार की रणनीति बनाने के पीछे वजह है ये तस्वीर। यूक्रेन ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना और ड्रोन यूनिट ने एक साथ क्रीमिया के कई इलाकों को टारगेट बनाया है। यूक्रेन ने येवपोतोरिया में रूस के 31वें एयर डिफेंस डिवीजन पर मिसाइल हमला किया। यहां S-200 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचने की खबर है। इसके साथ ही यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के यूखारिना बाल्का एयरफील्ड पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन के हमले से सेवास्तोपोल में रूस का रेडार सेंटर तबाह हो गया। क्रीमिया के साथ साथ बेलगोरोद पर भी रूस ने रॉकेट हमले किए। यूक्रेन अब तक एक बार में क्रीमिया के एक ही ठिकाने को निशाना बनाता रहा है, लेकिन पहली बार हुआ है कि क्रीमिया के एक से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। यूक्रेन के स्तांतिनोव एयरबेस से उसके Su-24M MiG-29 फाइटर जेट ने उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों के भीतर इन फाइटर जेट की रेंज में क्रीमिया आ गया। यूक्रेन की वायुसेना ने रूस के कमांड पोस्ट को निशाना बनाकर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले किए। यूक्रेन की सेना ने 10 से ज्यादा स्टॉर्म शैडो हमले किए और रूस का दावा है कि उसकी 10 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। दूसरी बार यूक्रेन ने क्रीमिया पर 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। रूसी सेना का दावा है कि क्रीमिया में तैनात पंसीर एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 37 ड्रोन हवा में ही ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का सबसे बड़ा लक्ष्य क्रीमिया को रूस के कब्जे से आजाद कराना था। लेकिन वो हो नहीं सका। अब एक बार फिर यूक्रेन को हथियारों की नई खेप मिली है, जिसका रुख यूक्रेन ने क्रीमिया की तरफ मोड़ दिया है। रूस यूक्रेन के हमले नाकाम कर रहा है, लेकिन नई खेप में यूक्रेन को बड़ी ताकत हासिल हुई है। यूक्रेन को जर्मनी, नीदरलैंड्स, रोमानिया और स्पेन हथियार भेज रहे हैं। जर्मनी के हथियार यूक्रेन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन की सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइलें करीब करीब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब इनका नया जखीरा पहुंच चुका है। जर्मनी ने यूक्रेन को स्काईनेक्स सरफेस टू एयर मिसाइलें दी हैं। इसके साथ ही TRML-4D रडार सिस्टम दिए हैं। आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें कीव भेजी गई हैं। लेपर्ड 2 टैंक के गोले भी जर्मनी से भेजे गए हैं। जर्मनी के साथ साथ ब्रिटेन ने भी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की सप्लाई शुरू कर दी है। यही वजह है कि यूक्रेन ने रूस की 124 घंटे की बमबारी धीमी होते ही क्रीमिया पर बड़े पलटवार शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन भले ही नई ताकत के साथ जंग में उतर रहा है, लेकिन रूस की विध्वंसक बमबारी से यूक्रेन को बड़ा नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक तरफ रूस का चक्रव्यूह तो दूसरी तरफ यूक्रेन को मुसीबत के वक्त काम आने वाले देशों की बेरुखी। हालात पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन को सरेंडर करवाने के लिए घातक हथियारों को जंग में भेजा है, तो वहीं अमेरिका से हथियार आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। यूक्रेन युद्ध के उस दौर में पहुंच चुका है जहां कभी भी सैनिक सरेंडर कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की के दुश्मन सत्ता पर हावी हो सकते हैं और यूक्रेन ने जिस हार को 23 महीने तक टाला है, उसे स्वीकार करना पड़ सकता है।
यूक्रेन की जमीन पर बर्फ है और आसमान से बरस रही है आग। पुतिन को जिस घड़ी का इंतजार था वो वक्त 2 साल बीत जाने के बाद आ सकता है। जीत की बेताबी में रूस के सैनिक हर दिन, हर घंटे, हर मिनट ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने में जुट चुके हैं। यूक्रेन चाहकर भी संभल ना सके, हथियार पहुंच भी जाए तो चलाने वाले ना बचे। रूस इसी रणनीति के तहत यूक्रेन में हर नए दिन के साथ तबाही का नया अध्याय लिख रहा है। यूक्रेन किसी खास जगह मजबूती हासिल ना कर सके, इसलिए युद्ध के अलग अलग फ्रंट खोल दिए गए। यूक्रेन की आर्मी को कई हिस्सों में बंटना पड़ रहा है। रूस की आर्मी इस वक्त कुपियांस्क, बाखमुत, अवदीवका, मारिंका, ज़पोरिज़िया और खेरसोन के फ्रंट से हमला कर रही है। यूक्रेन के सैनिकों को इन तमाम मोर्चों पर रूसी सैनिकों को रोक कर रखना बड़ी चुनौती है। बाखमुत में रूस के सैनिकों का बड़ा जमावड़ा है और अब रूसी सैनिक अवदीवका की तरफ बढ़ रहे हैं। मरिंका पर कुछ दिन पहले ही रूसी सैनिकों का कब्जा हुआ था और यहां से रूसी सैनिक अब डोनेस्क में मौजूद यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। रूस ने हमले की रफ्तार बेहद तेज कर दी क्योंकि यूक्रेन के पास न तो पलटवार के लिए पर्याप्त हथियार बचा है, न ही हमलों को नाकाम करने के लिए यूक्रेन के एयर डिफेंस अब पूरी तरह से सक्षम। 24 घंटे में रूस ने 58 बार हमला किया। 24 घंटे में 7 मिसाइलें दागी गईं। 58 एयर स्ट्राइक से यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया गया। 57 बार MLRS से भारी गोलाबारी की गई। कम समय में ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के लिए रूस ने अपने अपग्रेडेड हथियारों से अपनी फौज को लैस कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपको वॉर जोन में तबाही मचाने के लिए भेजे गए 3 नए विध्वंसक के बारे में बताते हैं। रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन अब 3 नए हथियारों की एंट्री होने वाली है। यूक्रेन ने अपनी KH-32 मिसाइल को और घातक बना दिया है। इसमें क्लस्टर प्रहार वाले वॉरहेड लगा दिए गए हैं, यानी ये मिसाइल जहां गिरेगी वहां एक नहीं सैकड़ों धमाके होंगे। 600 से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल यूक्रेन के हर कोने में हमला करने में सक्षम है। रूस ने मिसाइल में लिक्विड प्रोपेल्ड रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार 4 से 5000 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंच गई है। जमीन से तेज प्रहार के लिए कोएलिशन SV तोप वॉर जोन में भेजे गए हैं। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर है। 152 mm की ये तोप बेहद घातक साबित हो सकती है। 1 मिनट में इस तोप से 10 प्रहार मुमकिन है, क्योंकि ये लोग ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस हैं। तीसरा हथियार T-80 BVM टैंक है। ये 90 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम है। 125 mm का टैंक बेहद मजबूत और सुरक्षित है। गैस टरबाइन इंजन होने की वजह से ये बेहद तेज रफ्तार से चल भी सकता है। सबसे खास इसका बॉडी आर्मर है। इसे एंटी टैंक मिसाइल से नष्ट करना बहुत मुश्किल है। रूस के पास क्लस्टर बम की कमी नहीं है, लेकिन मिसाइल से क्लस्टर प्रहार का मतलब है यूक्रेन के किसी भी कोने में ज्यादा से ज्यादा तबाही। और माना जा रहा है कि कीव को बर्बाद करने के लिए रूस ने अपनी मिसाइल को अपग्रेड किया है। यूक्रेन की एंटी टैंक मिसाइलों ने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया है, इसलिए अब स्पेशल आर्मर वाले टैंक युद्ध के मैदान में भेजे गए हैं। पुतिन को यकीन है कि अब यूक्रेन को सरेंडर से कोई बचा नहीं सकता। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन के भरोसे को और पुख्ता भी कर दिया है। विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने माना है कि यूक्रेन के पास युद्ध का कोई प्लान बी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के लिए अमेरिका के भरोसे ही है।
अमेरिका हथियार देकर एहसान नहीं कर रहा। यूक्रेन की रक्षा नेटो की सुरक्षा के लिए जरूरी है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने यह जताने की कोशिश की है कि अगर रूस की जीत होती है तो ये अमेरिका की हार होगी, ना कि यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के हथियारों से लड़ रहा था और आगे भी लड़ने को तैयार था। हालांकि अमेरिका अब यूक्रेन से पल्ला झाड़ रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र देश है और अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यूक्रेन को जिस दौर में हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस वक्त अमेरिका से सिर्फ नसीहतें मिल रही हैं और यही यूक्रेन के सरेंडर की वजह बन सकता है। अब सवाल है कि ज़ेलेंस्की, जिन्होंने 2 साल तक इस युद्ध का नेतृत्व किया, वो अब क्या करें? माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी ताकत ही अमेरिका और नेटो देशों से मिल रही अहमियत है। अब सरकार पर ज़ेलेंस्की की पकड़ कमजोर हो सकती है। युद्ध में हार का ठीकरा भी ज़ेलेंस्की के सिर फोड़ा जा सकता है। ज़ेलेंस्की के विरोधी सरकार पर हावी होने की कोशिश करेंगे। रूस ने ज़ेलेंस्की को सत्ता से हटाने की कोशिश युद्ध शुरू करने से पहले ही कर दी थी। जिस दौर में यूक्रेन की सीमा पर रूस युद्धाभ्यास कर रहा था, उसी दौर में रूस की खुफिया एजेंसियां कीव में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी थी। अब तक यूक्रेन में रूस के सीक्रेट एजेंट्स ज़ेलेंस्की के खिलाफ कई तरह के जाल बुन चुके हैं। लेकिन बाइडेन समेत देश के टॉप लीडर्स का कीव आना ज़ेलेंस्की के बूस्टर डोज का काम करता रहा और ज़ेलेंस्की की सरकार पर मजबूत पकड़ बरकरार रही। अब की मौजूदा हालात से 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहली ये कि सरकार के खिलाफ जाकर यूक्रेनी फौज सरेंडर कर दे। पिछले दिनों सेना और सरकार में दरार की खबरें आई भी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा था कि सरकार और खुफिया एजेंसियों में अनबन चल रही है। युद्ध के लिए जिन 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ज़ेलेंस्की उसी मोर्चे पर कमजोर साबित हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ना हथियार जुटा पा रहे हैं और ना ही सैनिकों का हौसला कायम रख पा रहे हैं। अब सरेंडर का दूसरा विकल्प सरकार की तरफ से हो सकता है। ज़ेलेंस्की अमेरिका से कई बार गुहार लगा चुके हैं। अब दबाव बनाने के लिए ज़ेलेंस्की इस्तीफे या सरेंडर का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को बातचीत की टेबल पर लाना चाहता है। नेटो यूक्रेन में और ज्यादा हथियार की बर्बादी नहीं चाहता। अमेरिका समझ चुका है कि रूस कई वर्षों तक युद्ध लड़ सकता है। बाइडेन का पहला मकसद यूरोप और नेटो देशों को युद्ध से अलग रखना है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका अब रूस यूक्रेन युद्ध को भड़काने की जगह सुलह कराने में दिलचस्पी लेगा। यूक्रेन को इसके लिए नेटो से दूरी और रूस को जमीन पर बड़ा हिस्सा देने की शर्त पर समझौता करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खेरसौन में रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी रॉकेट अटैक हुआ है। रूसी मिसाइल सिस्टम को किया गया टारगेट इस रॉकेट अटैक के जरिए। इस वक्त की बड़ी खबर यही कि किस तरह से रूसी मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया गया। खेरसौन में रूसी पोजीशन पर यूक्रेन ने अटैक किया। इस अटैक में रूसी मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। रूस और अमेरिका में जासूसी जंग शुरू हो गई है। इस जंग के बारे में जानकारी तब सामने आई जब अमेरिका और रूस दोनों के बम्बर रहस्यमयी तरीके से जल गए। ये दोनों घटना एक ही दिन 4 जनवरी को हुई। इसी तारीख को रूस का सुखोई 34 लड़ाकू विमान जल गया और अमेरिका का B-1B बॉम्बर भी क्रैश हो गया। तो सवाल यही है कि ये दोनों बड़ी घटनाएं कैसे हुई? क्या इसके पीछे पुतिन और बाइडेन के जासूसों का हाथ है? अगर हां, तो क्या रूस और अमेरिका में जासूसी युद्ध शुरू हो गया है? चार जनवरी 2024 रूस के शगोल एयरफील्ड पर खड़ा पुतिन का सुखोई 34 लड़ाकू विमान जलकर खाक हो गया।
4 जनवरी 2024। इसी तारीख को डकोटा में अमेरिका का B-1B बॉम्बर क्रैश हो गया। ये घटना रूसी विमान के जलने के चंद घंटों बाद हुई। रूस का सुखोई 34 लड़ाकू विमान यूक्रेन में मिशन को अंजाम देने के लिए उड़ान भरने वाला था। तभी आग की लपटों ने उसे अपनी जद में ले लिया। वहीं अमेरिकी बॉम्बर ट्रेनिंग फ्लाइट पर था। तभी साउथ डकोटा में वो भी जलकर खाक हो गया। अमेरिका और रूस को ये नुकसान, ये दोनों बड़ी घटनाएं एक ही दिन हुई। तारीख 4 जनवरी 2024। सवाल यह है कि क्या ये दोनों घटनाएं महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई साजिश है? अगर साजिश है तो किसकी? पुतिन के एयरक्राफ्ट को किसने भस्म किया? बाइडेन के बम वर्षक को किसने क्रैश करवाया? यही वो तमाम सवाल हैं जिसका सही और प्रामाणिक उत्तर नहीं मिल पाया है, लेकिन इसमें साजिश की शंका जरूर है। रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। दोनों देश विमान के जलने की इसी एंगल से जांच कर रहे हैं। साजिश का शक इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि रूस और अमेरिका के जो बॉम्बर जले हैं वो अत्याधुनिक हैं। ये वो विमान हैं जो ऐसे ही नहीं चल सकते हैं। रूस का जो सुखोई 34 विमान चला है उसकी स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं अमेरिकी B-1B बॉम्बर की स्पीड 1500 किलोमीटर प्रति घंटे है। रूस के सुखोई 34 की रेंज 4000 किलोमीटर है तो अमेरिका के B-1B बॉम्बर की रेंज 12000 किलोमीटर है। यानी ये दोनों अपनी श्रेणी के सबसे घातक और विनाशक फाइटर जेट हैं। हैरानी की बात यह है कि रूस और अमेरिका के बॉम्बर जल गए हैं, लेकिन दोनों इससे जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करने के बजाय छिपा रहे हैं। रूस और अमेरिका के बॉम्बर कैसे जले, इसकी सच्चाई तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स को शक है कि यह काम जासूसों का हो सकता है। अमेरिका में बड़ी तादाद में पुतिन के जासूस एक्टिव हैं, तो रूसी शहरों में अमेरिकी CIA के एजेंट सक्रिय हैं। शक है कि CIA के एजेंट ने रूस के सुखोई 34 को जलाया। तो पुतिन के जासूसों ने कुछ ही घंटों बाद अमेरिका से इसका बदला ले लिया। अमेरिका के घातक B-1B बॉम्बर को जला दिया। अगर ये शक सच्चाई में तब्दील होता है तो जाहिर है अमेरिका और रूस के बीच जासूसी वाला युद्ध शुरू हो चुका है। ये वो युद्ध होगा जो बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खार्किव पर नॉर्थ कोरियाई मिसाइल से हमला हुआ। अमेरिका का नॉर्थ कोरिया पर बड़ा आरोप। खार्किव पर प्योंगयांग के मिसाइल से हमला किया गया। 30 दिसंबर और 2 जनवरी को भी हुआ इसी का इस्तेमाल। यूक्रेन में पहले से नॉर्थ कोरियाई मिसाइल से हमला किया गया है। पहले सिर्फ अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब इस बात पर पक्की मोहर भी लग गई है कि यूक्रेन युद्ध में किम की एंट्री हो गई है। यूक्रेन पर सबसे बड़ा बारूदी वज्रपात हुआ तो उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि यूक्रेन में रूस ने किम की मिसाइल से प्रहार किया। इस जानकारी के सामने आने के बाद अमेरिका भी दहशत में है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन जंग में अमेरिका के सामने सिर्फ रूस था, लेकिन युद्ध में किम की एंट्री से बाइडेन के लिए डबल टेंशन हो गई है। सवाल यह है कि पुतिन ईरान और उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियार क्यों खरीद रहे हैं।
यूक्रेन की तबाही में तानाशाह किम के मिसाइलें भी भारी कहर बरपा रही हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइलों से यूक्रेन ध्वस्त होता जा रहा है। बड़ा खुलासा हुआ है कि यूक्रेन जंग में रूस किम के विध्वंसक मिसाइलों का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है। किम रूस को लगातार घातक मिसाइलें और खतरनाक हथियार भेज रहा है, जिससे अमेरिका की भी नींद उड़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ने पिछले हफ्ते यूक्रेन में कई उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। व्हाइट हाउस के मुताबिक 30 दिसंबर और 2 जनवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अमेरिका का दावा है कि नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल के सबूत भी मिले हैं। व्हाइट हाउस के दावे के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें और मिसाइल लॉन्चर दिए हैं। उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमलों में किया गया। खार्किव पर प्योंगयांग की मिसाइल से हमला किया गया था। रूसी हमले में KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। दरअसल पहले रूस ने 30 दिसंबर को यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमले किए थे। रूस ने यूक्रेन पर बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। यूक्रेन की वायुसेना ने रूसी हमले को लेकर दावा किया था कि ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। इसके बाद 2 जनवरी को भी रूस ने यूक्रेन में कई उत्तर कोरियाई मिसाइलें दागी थी, जिसमें रूसी एयरफोर्स ने रात भर हवाई हमले किए थे। अमेरिका ने पहले भी ये दावा किया था कि यूक्रेन में रूस नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब अमेरिका यूक्रेन पर रूस से समझौते के लिए दबाव बना रहा है। वॉशिंगटन स्थित कैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि वॉशिंगटन अब कीव को पुतिन से बातचीत के लिए राजी कर रहा है, ताकि यूक्रेन का संपूर्ण विनाश रुक जाए और उत्तर कोरिया इस जंग से दूर रहे। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान से भी हथियार हासिल करना चाहता है। रूस ईरान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदना चाहता है। इस डील को लेकर ईरानी अधिकारियों और रूसी रक्षा मंत्री शोइगु के बीच बैठक भी हुई। अबाबील क्लोज रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत हुई है। ईरान की क्लोज रेंज अबाबील मिसाइल की मारक क्षमता 86 किलोमीटर तक है। पुतिन के ईरान और उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलें मंगाने की योजना ने यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन काफी बढ़ा दी है। ईरान और उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलें लेकर रूस पूरे यूक्रेन में मिसाइल अटैक करना चाहता है। रूस यूक्रेन पर पहले से ही ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल है कि अब रूस ईरान और उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलें क्यों मंगा रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि उत्तर कोरिया और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी अलग थलग हो चुके हैं। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के बदले मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल के लिए रूस से हथियार चाहता है। वहीं उत्तर कोरिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के बदले रूस से बख्तरबंद वाहन, बैलिस्टिक मिसाइल के उत्पादन के उपकरण और अन्य तकनीकी सप्लाई चाहता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक तमाम प्रतिबंधों और निर्यात पर रोक के चलते रूस विश्व मंच पर अलग थलग हो गया है। ऐसे में पुतिन को सैन्य उपकरणों के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ डील करना पड़ रहा है।
उन देशों में उत्तर कोरिया सबसे अहम है, जहां से रूस को हथियारों की आपूर्ति हो रही है। यूक्रेन में किम की मिसाइलें इस्तेमाल होने के बाद अब अमेरिका ने मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की बात कही है, क्योंकि किम के इन मिसाइलों की रेंज करीब 900 किलोमीटर तक है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हथियारों के लिए रूस ईरान पर भी काफी हद तक निर्भर है। रूस ईरान की शाहिद जैसे ड्रोन से यूक्रेन में कहर ढाता रहा है। जाहिर है, ईरानी हथियारों और उत्तर कोरिया की मिसाइलों के यूक्रेन जंग में इस्तेमाल होने से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया पर 50 यूक्रेनी ड्रोन का हमला। क्रीमिया के साकी और दजानकोय पर हमला किया गया। रूसी ब्लैक सी फ्लीट के पास दिखे ये ड्रोन। नोवरोसिस्क में ब्लैक सी फ्लीट तैनात है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने का ऐसा प्लान बी तैयार किया है जिससे पूरा यूरोप परमाणु घेरेबंदी में आ चुका है। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की रिपोर्ट है कि पुतिन पूरे यूरोप पर एक साथ हमले की तैयारी कर चुके हैं। इसके लिए रूस के एरोस्पेस फोर्सेस परमाणु बॉम्बर ब्रिगेड से लेकर प्राइवेट आर्मी तक तैयार कर ली गई है। पोलैंड ने भी इस खुफिया खबर की पुष्टि की है। पोलैंड ने कहा है कि पुतिन ने इतनी मजबूत व्यूह रचना की है जिसका मुकाबला सारे यूरोपीय देश एक साथ मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में जानिए क्या पुतिन यूरोप विस्तार प्लान बना रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोप के 31 देश यूक्रेन के समर्थन में खड़े हो गए और जिस युद्ध को पुतिन 7 दिन में अंजाम तक पहुंचा सकते थे, वो करीब 2 साल से जारी है। अमेरिका और यूरोप की शक्तियों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी और पुतिन के विजय रथ में अवरोध पैदा कर दिया। पुतिन ने बार बार चेतावनी दी कि इस युद्ध से दूर रहने में ही अमेरिका और यूरोप की भलाई है, लेकिन कोई नहीं माना। यूरोपीय देशों से यूक्रेन को हथियार सप्लाई अभी भी जारी है। इस युद्ध को खत्म करने के लिए अब पुतिन ने इससे भी बहुत बड़े युद्ध की प्लानिंग तैयार कर ली है। पुतिन ने बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया सहित नेटो सदस्य पोलैंड और जर्मनी पर एक साथ हमले की प्लानिंग तैयार कर ली है। पुतिन का नेवल बेड़ा इन देशों पर ब्लैक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर से एक साथ हमले के लिए तैयार है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को मिली रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी तैयार कर चुके हैं जिसे यूरोप युद्ध से अलग मोर्चे पर उतारने की तैयारी है। पुतिन ने हिस्पैनियोला नाम की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी तैयार की है। इस आर्मी की कमान रूस की वोस्तोक बटालियन से रिटायर्ड लड़ाकों को दी गई है। इस प्राइवेट आर्मी के लिए रूस के कब्जे वाले यूक्रेन से सैनिकों की भर्ती की जा रही है। सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक मासिक वेतन दिया जा रहा है। रूस की फुटबॉल और रग्बी टीम के खिलाड़ी भी इसमें भर्ती किए जा रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लड़ाके इस फोर्स से जुड़ चुके हैं। इस फोर्स को वैगनर की तरह आर्टिलरी, गाइडेड मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है।
पीएमसी वैगनर के लड़ाके भी इस फोर्स से जुड़ रहे हैं। पुतिन के इस प्लान की जानकारी पोलैंड को भी है और इसीलिए सबसे बड़ी चेतावनी जारी हो चुकी है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था सैन्य शक्ति बढ़ाने में जुटी है। पूरे यूरोप के पास रूस जैसी सैन्य शक्ति नहीं है। यूरोप को रूस से ज्यादा शक्तिशाली सेना तैयार करनी होगी, वरना पुतिन का यूरोप विस्तार रोकना असंभव है। सवाल यह है कि पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो सदस्य देशों पर हमले की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? दरअसल पुतिन का प्लान है कि यूरोप के कई देशों पर तीव्र गति से हमले किए जाएं। एक ही दिन में नेटो सदस्य देशों की जमीन पर कब्जा किया जाए। इसके बाद अमेरिका को बातचीत के लिए झुकाया जाए। नेटो देशों की जमीन से सेना हटाने के बदले यूक्रेन की मदद बंद करने की शर्त रखी जाएगी। यूक्रेन की मदद बंद होते ही पुतिन का विजय पथ आसान हो जाएगा और यूक्रेन जीतते ही पुतिन अखंड रूस का पहला लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में तीसरे युद्ध का आरंभ हो सकता है। यह युद्ध उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हो सकता है। किम की सेना ने आज जो कुछ किया, उसने सबसे बड़ी जंग की मुनादी कर दी है। किम के आदेश के बाद उसकी सेना ने दक्षिण कोरिया के आइलैंड पर एक के बाद एक 200 गोले दागे और इसी के साथ महायुद्ध का खतरा भी मंडराने लगा। उत्तर कोरिया किसी भी वक्त दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है। इस बात से घबराई दक्षिण कोरियाई सेना युद्धाभ्यास कर रही है। सवाल यही है कि क्या पुतिन और जिनपिंग के इशारे पर किम बाइडेन के लिए मुसीबत का एक और द्वार खोलने जा रहे हैं। क्या युद्ध का एक और मोर्चा खुल गया है? या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग शुरू हो गई है? क्या किम जोंग दक्षिण कोरिया पर एटमी हमला करने जा रहा है? ये सवाल उस वक्त उठ खड़े हुए जब उत्तर कोरिया की सेना ने अचानक फायरिंग करनी शुरू कर दी। किम की सेना ने सिर्फ 2 घंटे के भीतर दक्षिण कोरियाई आइलैंड पर 200 आर्टिलरी शेल्स फायर कर दिए। किम जोंग के इस कदम से सियोल से लेकर वॉशिंगटन तक दहशत फैल गई। उत्तर कोरिया की सेना की फायरिंग के बाद दक्षिण कोरियाई सेना लाइव फायरिंग ड्रिल करने लगी। दक्षिण कोरिया ने अपने 3 आइलैंड को खाली करवा लिया है। ये वो जगह है जो किम के टारगेट पर है। दहशत से भरे दक्षिण कोरिया ने किम को धमकी दी कि अगर उसकी तरफ से फायरिंग नहीं रुकी तो दक्षिण कोरिया हमला कर देगा। लेकिन किम पर इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ रहा। अलबत्ता उत्तर कोरिया ने उन इलाकों में बंकर और पोस्ट बना लिए हैं जहां सेना की तैनाती करना मना है। इन चौकियों पर उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद हैं। किम जोंग ने पिछले 24 घंटे में जो कदम उठाए हैं, जो फैसले लिए हैं, वो इस बात का संकेत है कि किम जोंग दक्षिण कोरिया पर बहुत ही जल्द हमला कर सकता है। किम दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा शत्रु घोषित करने जा रहा है। ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर एटमी हमला कर सकेगा। इतना ही नहीं, किम जोंग ने इस साल परमाणु हमले की चेतावनी जारी कर दी है। किम ने आईसीबीएम मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया। साथ ही उसने एटमी मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने का आदेश दे दिया है। किम की इस हुंकार से दक्षिण कोरिया के साथ साथ जापान और अमेरिका भी डर गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर पावर को पता है कि किम निडर है, उसे किसी का खौफ नहीं है।
उससे बड़ी बात है कि उत्तर कोरिया के पास ताकत है, उसे रूस और चीन का भी साथ मिल रहा है। ऐसे में अगर वो साउथ कोरिया पर हमला कर दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ब्रिटिश मैरीटाइम रिस्क कंपनी का बड़ा दावा, बाब अल मंदेब स्ट्रेट में फिर हूती के हमले करने का दावा किया गया है। एक जहाज पर हूती ने मिसाइल से हमला किया है, बताया जा रहा है। सालेह अरौरी के मारे जाने के बाद ईरान से अपने सभी प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर हमला करके उसे दहला दिया। ऐसे में अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी को कुचला डालने की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने इसका ट्रेलर भी दिखाया है। लेकिन अरौरी के मारे जाने के बाद ईरान ने अमेरिका को तबाह कर देने की कसम खाई है। अरौरी का बदला लेने के लिए ईरान की मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया गया है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि ईरान जल्द ही अमेरिका से बड़ा प्रतिशोध लेगा। हमास की ताकतवर लीडरशिप सालेह अरौरी के खात्मे के बाद ईरानी प्रॉक्सी के हमले और तेज हो गए। ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने गाजा की जंग में अमेरिका को बड़ा अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इराक, सीरिया और लेबनान, तीन तरफ से ईरानी प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। सीरिया में 3 अमेरिकी बेस पर हमले किए गए। अल उमर, रुकबन, अल तर्फ बेस पर हमले हुए। एक तरफ जब सालेह अरौरी के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खुली जंग का ऐलान भी कर दिया। इसका सबूत तब दिखा जब ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया। माना जाता है कि ईरान के जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा लगाने का मतलब होता है प्रतिशोध का ऐलान। यह ईरानी लाल झंडा बदले की कसम का प्रतीक माना जाता है। ईरान के इतिहास में जामकरन मस्जिद पर अब तक 5 बार लाल झंडा लगाया गया है। जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान ने मस्जिद पर लगाया था लाल झंडा। बदला लेने के लिए ईरान ने एक बार फिर लाल झंडा लगाया है। अमेरिकी बेस पर बढ़े ईरान के प्रॉक्सी हमलों के बाद अमेरिका ने भी ईरानी प्रॉक्सी पर बम बरसाना तेज कर दिया है। अमेरिका सिर उठाने से पहले ही ईरानी प्रॉक्सी गुटों को कुचल देना चाहता है। इसलिए लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने इराक में ईरानी प्रॉक्सी के एक ठिकाने पर हमला करके मिलिशिया कमांडर मुश्ताक जवाद कासिम अल जवारी को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका ने यह हमला इराक में अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया। इराक में मिलिशिया कमांडर जवारी अमेरिकी बेस पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। उधर लाल सागर में हूती के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। लाल सागर में हूती की ड्रोन बोट में विस्फोट हुआ। अमेरिकी शिप को टारगेट करने की आशंका जताई गई। दूसरी ओर लेबनान फ्रंट पर भी जंग छिड़ी हुई है। हिजबुल्लाह के हमले और ज्यादा विध्वंसक हो सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल कूच करेंगे, जिसके बाद गाजा की जंग और खतरनाक रूप ले लेगी। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी तेज कर दी है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इस बीच हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बम बरसाए।
इसराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह अब और बौखला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।